जल्दी से, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, लेकिन साथ ही खास मेहमान भी कोशिश उनसे एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। नीति जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, संजीव कौशिक जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और बीजेपी के नेता अरविंद सिंह भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन संजीव कौशिक जी, आप ही के साथ शुरुआत करूंगी और फिर अरविंद जी, नीति जी आपके पास आऊंगी। कहां पर आपकी नजर है, क्योंकि आज जितने भी अखबार आप पलट कर देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट जिक्र है उन बिग बाउट्स का, उन बड़े चेहरों का जिनकी किस्मत आज वोटर्स ईवीएम में कैद करने वाले हैं। आपके लिए आज का सबसे फेवरेट स्टेट या सबसे फेवरेट कैंडिडेट या सबसे फेवरेट सीट, दो अगर मैं आपसे पूछूं, कौन सी नजर आती है और क्यों? देखिए पूर्णिमा, सच बात तो यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो संख्या दिखाई दे रही है वो तकरीबन 58 के आसपास में आप भी दिखा रही हैं। पिछली बार जो प्रथम चरण के चुनाव हुए थे उसमें वोटरों ने जिस तरह की उदासीनता दिखाई, भारतीय जनता पार्टी ने अपने रणनीति में बदलाव करते हुए इस बार कोशिश है कि ये प्रतिशत बढ़े और लगातार बढ़े। जाहिर सी बात है कि वो प्रतिशत ही नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इस बार वो चाहते हैं कि जिस तरह से पहले चरण में उनकी सीटें नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, कम से कम ये ग्राफ स्थिर रहे, उसकी कोशिश है। और लगातार हमने देखा है कि जिस तरह से शीर्ष नेताओं के भाषा में परिवर्तन आपको अचानक पिछले 2-3 दिनों में दिखाई दिया और भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने पैटर्न की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। उसकी कोशिश यही है। हमारे लिए तो हम मान के चलते हैं कि वो सारी सीट महत्वपूर्ण है। हार जीत तो बात की बात है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से अभी वो खतरे वाले जगह पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। उनको ये मेंटेन करना है और मेंटेन करना आसान नहीं है, क्योंकि बिहार में आप देख लें, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में देख लें, जो सीटें जहां पे वो खतरे वाली सीटें हैं वो खास करके उन इलाकों में है जहां पे बीजेपी बहुत ज़्यादा अस्वस्थ थी और समीकरण बनाने का प्रयास कर रही थी पहले से ही कि ये सीटें बचा ली जाएंगी। वो बचती हुई नहीं दिख रही है, वो खतरे में है। अब ये ग्राफ नीचे जाएगा, निश्चित तौर पे परेशानी के कारण ठीक है। अरविंद जी, 2019 में तो इन सीटों पर बेहतरीन प्रदर्शन था, 50 आपके पास और 8 आपके सहयोगी दलों के पास इन सीटों में, जिन पर 88 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। लेकिन संजीव कौशिक जी कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज में आपको अपना ग्राफ जाते हुए दिखा, आप लोगों ने ट्रैक चेंज किया और सेकेंड फेज में भी आपके लिए चैलेंजेस है। पश्चिमी यूपी का उन्होंने खास तौर पर जिक्र भी किया। देखिए लंबी पार्टी की बात तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 गांडों को लेकर के उनकी व्याख्या खुद नहीं कर दी है, व्याख्या कर दी अलग से ही। और व्याख्या इस प्रकार की की जो मजाक उड़ गई उनकी खुद की, जिन्होंने व्याख्या की है उनकी मजाक उड़ी देश भर के अंदर। ये क्या तरीका है? मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, प्रधानमंत्री ने राजस्थान में अब मंगलसूत्र का कहा है या क्या कहा है मैं उनमें नहीं जाना चाहता। हमें चुनाव लड़ना विकास पर जी, हमें चुनाव लड़ना है जो देश में इश्यू है। इश्यू क्या है? बेरोजगारी का है। इश्यू क्या है? महंगाई का है। इश्यू क्या है? गरीब अमीर में खाई बढ़ती जा रही है। अर्थव्यवस्था किस प्रकार सुधरे उनके हित में। इश्यू मतलब मेन वो है देखो, और उसको ही खींच करके जानबूझ के ले आ रहे हैं, मंगलसूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। मैनिफेस्टो से क्या संबंध है? 0.1% भी उसमें ध्वनि नहीं निकलती है। सर सवाल तो ये भी हो रहा है कि कांग्रेस के जो है नेता जैसे अगर सरकार में कहीं पर जीत भी गए तो वो लोगों की संपत्ति बांट देंगे। ये इस तरीके से बातें हो रही हैं। ये मजाक हो रही है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे किसी को यकीन नहीं था। पहली बार जब वो बोले हैं, अभी तक लोग उन पर विश्वास कर रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ये इस प्रकार की भाषा बोलने लगे हैं, संपत्ति इकट्ठी करेंगे, मंगलसूत्र इकट्ठे करेंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बांट देंगे, जो कुछ उन्होंने किया ना, उससे मैं समझता हूँ पहली बार प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी बहुत धक्का लगा है। लोगों को विश्वास कम हुआ कि ये जो कहते वो नहीं, सच्चाई नहीं है, ये असत्य बोलते हैं। पहली बार बड़े रूप में, छोटे मोटे तो चलते रहते थे कमेंट, पहली बार जो भाषण दिया गया है बांसवाड़ा के अंदर, टोंक के अंदर, जिसे व्याख्या की
और इसी बीच में देखिए आपको तस्वीरें निर्मला सीतारमण की दिखाएंगे। इससे पहले आपने अशोक गहलोत को सुना, जिन्होंने महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है इसका जिक्र किया, और उसी के साथ निर्मला सीतारमण भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची। लगातार दिग्गजों का, बड़े बड़े चेहरों का वोट कास्ट करने का सिलसिला जारी है। सबसे पहली तस्वीर आपने गाजियाबाद के कविनगर की देखी, जहां पर अतुल गर्ग ने सुबह 7 बजे वोटिंग ओपन होने के साथ ही वोट कास्ट किया। वो इस वक्त आपके सामने है। फिलहाल निर्मला सीतारमण भी वोट डालने के लिए पहुंची हैं। कोशिश करेंगे वो तस्वीरें आप तक पहुंचाने की। वोट डालने के लिए निर्मला सीतारमण पहुंच चुके हैं। अरविंद जी, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं सर। उन्हें दीजिएगा। मैं यही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष कहीं भी टक्कर में नहीं है। जनता तो यही कह रही है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आपको बताऊं, ये इंडी गठबंधन के जो प्रमुख दल हैं, इनके प्रमुख नेताओं को जीत के लाले पड़े हैं। राहुल गांधी वायनाड से हार रहे हैं और कांग्रेस के रणनीतिकार अब सजेशन दे रहे हैं कि अमेठी से भी उनको चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि कम से कम एक सीट तो वो जीत सके। अखिलेश यादव जी इतने दिनों तक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े या न लड़े, और आप देख लीजिएगा, समय साक्षी रहेगा कि कनौज से हारेंगे। उनकी पत्नी पहले भी हार चुकी हैं। तो जिन विपक्षी दलों के प्रमुखों की अपनी सीट जीतने की स्थिति में वो न हो, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या टक्कर देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, मोदी जी के साथ जनता खड़ी है, और 2019 के मुकाबले हम ज्यादा सीटों से चुनाव जीत रहे हैं। मैं आती हूँ सर आपके पास। देखिए सीपी जोशी इस वक्त तस्वीरों में नजर आने लगे हैं, जो कि अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले आपने वसुंधरा राजे की भी तस्वीर देखी। फिलहाल सीपी जोशी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपील की जा रही है कि आप अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचिए। वोट कास्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि लोकतंत्र में आपकी ये भागीदारी है, और इसी को देखते हुए बड़े बड़े चेहरे भी वोट कास्ट करने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल आपको सीपी जोशी तस्वीरों में नजर आने लगे हैं। और इससे पहले सीपी जोशी का आपको एक स्टेटमेंट याद दिलाऊं, जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस खुद में ही डिसइंटरेस्टेड है, यानी कि उसको लेकर उन्होंने हमला बोला, कांग्रेस को लेकर कि वो खुद में ही डिसइंटरेस्टेड नजर आती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस तस्वीरों में जो आंखें कैप्चर करने वाली है वो ये कि सीपी जोशी आपको इस कतार में लगे हुए नजर आएंगे। कोई वीवीआईपी तरीका नहीं, कोई आते ही पहले वोट कास्ट करने वाली कोई तेजी नहीं। ये देखिए, और सबसे बड़ी बात, जो आगे एक और वोटर है वो अपने कैमरे में सीपी जोशी की तस्वीर को कैप्चर करते हुए इस वक्त आपको नजर आए। उनके लिए भी ये आम के बीच में खास का मौका है। और लेकिन इस खास के भेद को मिटाते हुए सीपी जोशी हाथ जोड़ के अभिवादन लेते हुए वहां पर मौजूद वोटर्स का, और कतार में लगे हुए अपनी स्लिप उनके हाथ में है, और उसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर करेंगे अपना वोट कास्ट सीपी जोशी। जाहिर है कि लगातार एक तरफ पार्टीज दिग्गजों का अपना अपना दावा है कि वो जीत दर्ज करेंगे, जिनके लिए वो प्रचार कर रहे हैं उनकी जीत होगी, इसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच में तस्वीरें आपको दिखाते हुए सीपी जोशी कतार में लगे हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। इससे पहले वसुंधरा राजे ने भी कहा कि देश विकास चाहता है, और एक और ये सेल्फी मोमेंट सीपी जोशी के साथ वहां पर पहुंचे एक वोटर का आपके सामने है। नीति जी, अब आपके पास आते हुए सबसे बड़ी बात, अगर मैं वोट शेयर की बात करूं तो कुछ 8% का डिफरेंस रहा कांग्रेस और साथ ही एनडीए बीजेपी के बीच में 2019 के मुकाबले। वो 8% का जो वोट शेयर का डिफरेंस है वो आपको कितना बड़ा नजर आता है, खास तौर से जब विपक्ष की अपनी रणनीति भी बहुत अग्रेसिव नजर आती है। इन 88 लोकसभा सीटों में से आपकी नजर किस पर है, किस कैंडिडेट पर है, किस राज्य और किस लोकसभा सीट पर ज्यादा है? पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो भारत 24 के इस मंच के माध्यम से मैं देश की देवतुल्य जनता से आग्रह करती हूँ कि आज ये दूसरे चरण का जो चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र का महापर्व है, आप जाके, चाहे लोकसभा है चाहे विधानसभा है, हमेशा पूरा परिवार हम लोग मतदान करने साथ जाते हैं। क्या लोगों से अपील क्या रहेगी? अपील रहेगी कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। पूरे राजस्थान में एक अच्छा माहौल है। जालोर सुरुई में जिस तरीके से जनता ने जो आशीर्वाद और प्यार दिया है, और जिस तरीके से जालोर सुरुई में लोगों में उत्साह है कांग्रेस पार्टी प्रति, आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, और कोई संदेश बिल्कुल 100% आश्वस्त हैं। जालोर सुरुई में इस बार जनता लोकसभा चुनाव में बदलाव कर रही है। इस वक्त मेरे साथ में वैभव गहलोत मौजूद हैं, जालौर से उम्मीदवार हैं, लेकिन
तो सुना आपने वैभव गहलोत को, और ये उससे पहले की तस्वीरें जब जोधपुर पहुंचे अपने घर और वहां पर पूजा पाठ किया। इसके साथ ही अशोक गहलोत भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इधर बीजेपी अपनी जीत को लेकर, राजस्थान में बेहतर प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त है। जल्दी से नीति जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर उसके बाद रिपोर्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णायक रहने वाली हैं। 4 जून के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, 2014 में इन्हीं सीटों पे एनडीए ने 45 सीट्स जीती थी और इंडी जो गठबंधन है आज की डेट में, उन्होंने 35 जीती थी और 2019 में इजाफे के साथ एनडीए जो है 60 सीटें लेकर आई थी और जो इंडी गठबंधन है वो कहीं ना कहीं 23 सीटों में सिमट गई थी। देश का अगर हम ग्राफ देखें 2014 से लेकर 2019 तक, उन्होंने हमेशा 2014 में जहां कहीं एक आशा के साथ एनडीए के साथ वो पूर्ण बहुमत के साथ खड़े हुए मोदी जी, वहीं वो आशा कहीं ना कहीं विश्वास में परिवर्तित होती देखी गई 2019 में। और आज 2024 का जो मोदी जी की हम गारंटी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आप देखिए आज सुबह का समय है और जो वोटिंग परसेंटेज पूरा विपक्ष का एग्रेसिवनेस की नकार तो नहीं सकते। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं नकारूंगी। और एग्रेसिवनेस जो है वो कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट को ही देख रही है। आप राहुल गांधी जी की भाषा की न्यूनता देखिए कि एक सम्मानित पद पे, प्रधानमंत्री पद पे आसीन व्यक्ति को किस प्रकार से ना उम्र का वो लिहाज कर रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं कि मोदी के पसीने छूट गए, मोदी घबरा गया, चोर हो गए। इस तरीके की भाषा का कहीं ना कहीं उपयोग उनकी बौखलाहट दिखा रहा है। आज बहुत ही निर्णायक सीटों पे आज मतदान होने वाला है। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से आज लड़ने वाले हैं। वायनाड से खुद राहुल गांधी प्रत्याशी हैं, वहीं तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर वहाँ हैं, हेमा मालिनी हैं। 8 सीटें जो यूपी की हैं वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाएंगी। अमरोहा से कंवर सिंह तंवर कहीं ना कहीं लीड करते हुए दिख रहे हैं। वहीं गाजियाबाद से आप देखिए कि अतुल गर्ग बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। मथुरा से हेमा मालिनी है। बागपत में भी किस प्रकार से जाट वोट एक जो उसके समीकरण को बिठाते हुए आरएलडी और बीजेपी साथ उतरी है, उसको देखने वाली बात है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये 88 सीट, जहां एक तरफ 2019 में बीजेपी ने 60 का आंकड़ा एनडीए ने टच किया था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 70 के आसपास बीजेपी इस बार 88 सीट से एक लीड बनाते हुए आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और बहुत ही ये निर्णायक भूमिका निभाने वाला है आज का ये चुनाव। जाहिर है कि वो तो जनता तय करेगी और उसके बाद वोटिंग परसेंटेज भी बहुत कुछ बताएगा। फर्स्ट फेज की वोटिंग परसेंटेज एज एक्सपेक्टेड नजर नहीं आई और इसीलिए आज ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकलें। इसी बीच में देखिए जेपी नड्डा की अपील आ चुकी है। जेपी नड्डा ने लोगों से वोट करने की अपील की है। कह रहे हैं कि मतदाता बड़ी संख्या में मतदान करें। गौरव मिश्रा के पास चलेंगे, मथुरा से मेरे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद है। सबसे बड़ी बात, हेमा मालिनी अपनी लेगेसी को वहां से गौरव कैरी फॉरवर्ड करती हुई नजर आ रही हैं और उनकी कोशिश है। उन्होंने ये कहा, जय वीरू की जोड़ी को लेकर दिलचस्प जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने मोदी और योगी का जिक्र किया, लेकिन उनके खिलाफ है सुरेश सिंह। जरा समीकरण, वहां के वोटर्स की मन की बात, अगर मुमकिन हो उनसे बात करना गौरव, तो तस्वीर दिखाइएगा वहां की। बिल्कुल पूर्णिमा, सबसे पहले आपको तस्वीर में दिखाता हूं। इस वक्त मैं जिस पोलिंग बूथ पे खड़ा हूं, यहां सुबह 7 बजे से ही जो लोगों के आने का क्रम है वो लगातार बना हुआ है। और सामने देखिए सखी बूथ इसको नाम दिया गया है और तमाम जो मतदाता हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपने मतदान कर लिया? जी सर। कोई आपको परेशानी पोलिंग बूथ पे? कोई नहीं, कोई परेशानी। क्या मन में क्या बातें थी जब मतदान करने, किस तरीके की सरकार बननी चाहिए? जो अच्छी हो वो अच्छी हो। आपने मतदान कर लिया? हाँ जी। किस तरीके का मन में आपके था जब आप मतदान करने हैं, किस तरीके की सरकार होनी चाहिए? सरकार जैसे अभी चल रही है वैसी होनी चाहिए। अच्छा, आपने कर लिया मतदान? हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए, सुबह सुबह आप लोग पोलिंग बूथ पे आए और अगर मैं कहूँ तो मतदान शुरू हुआ, आप लोग सीधे आ गए? पहले सीधे आए, मथुरा अभी चाय भी नहीं पी है। चाय भी नहीं पी? हाँ। मतदान कर दिया? पहले मतदान कर दिया। आपने कर दिया? बिल्कुल। पहली बार मतदान किया कि नहीं? हाँ। सेकेंड टाइम किया। सेकेंड टाइम मतदान किया। और एक तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ। ये मतदान केंद्र के बाहर आप देखिए भारी संख्या में जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि इस बार प्रशासन ने कहीं से अपने तरफ से कोई चूक जो है वो नहीं बरती है। हालांकि अगर मैं इस पोलिंग बूथ की बात करूँ, यहाँ पर लगातार जो लोगों के पहुँचने का क्रम है वो जारी है। और ये जो पोलिंग बूथ है जिसको सखी बूथ नाम दिया गया है, दरअसल महिलाएं यहाँ पर जो आए पोलिंग करने के लिए उनको किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा। आपने मतदान कर दिया? कर दिया। मथुरा की अगर मैं बात करूं, राजनीति से परे हटके बुनियादी मुद्दे क्या क्या थे मन में जब मतदान करने आए? मतदान ये है कि प्रधानमंत्री के अपने जो काम कर रहा है देश के हित में वो सबसे सर्वोपरि है।
बिल्कुल, ये कुछ महिलाएं भी यहाँ पर अभी अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रही हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और अगर बात करें मथुरा की, तो मथुरा बेहद हॉट सीट है और यहाँ के सियासी समीकरण को अगर मैं समझाने का प्रयास करूँ तो देखिए, हेमा मालिनी के चुनाव लड़ने का जो तरीका था, अक्सर हमने उनको कवर किया, जब पहली बार चुनाव लड़ रही थी तब भी मैंने उनको कवर किया था। तब का जो तरीका उनका था, थोड़ा सा वो मीडिया से बातचीत में बड़ी दूरी बनाती थी, हिंदी भाषी नहीं थी तो बहुत कम बातचीत भी करती थी। लेकिन इस बार अगर मैं बात करूं, हेमा मालिनी के मतदान लड़ने का जो तरीका, उन्होंने इसको पूरा बदला है। वो खेतों में भी नजर आई, किसानों से बात करते नजर आई, डोर टू डोर जब कैंपेन कर रही थी, लोगों से, महिलाओं से बहुत ज्यादा उन्होंने इस बार अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाया। और इस बार देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जो एक मास्टर स्ट्रोक खेला वो जयंत चौधरी के साथ में, तो ये कहीं ना कहीं जो जाट मतदाता है, क्योंकि जाट बिल्कुल जाट मतदाता आरएलडी का साथ पश्चिमी यूपी में बीजेपी को बल देने की कोशिश जाहिर है वो नजर आई है। गौरव, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि मथुरा की हमने बात की, काशी अयोध्या मथुरा की बारी में जब मथुरा को लेकर भी हेमा मालिनी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ भाई क्यों नहीं होगा, मथुरा भी होगा। आइए इसी बीच में बेंगलुरु चलते हैं। अभिषेक शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, साथ ही आपको अक्षय स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, महिमा आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन अभिषेक आपके पास आते हैं, बेंगलुरु उत्तर सीट का खास तौर पर जिक्र करना होगा मुझे। उससे पहले ये तस्वीरें, प्रकाश राज आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रकाश राज पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। बेंगलुरु की ये तस्वीरें हैं और बेंगलुरु पर ही अभिषेक इस वक्त मौजूद है। अभिषेक, सबसे बढ़िया बात कि बेंगलुरु में जो बड़े बड़े चेहरे हैं, प्रकाश राज तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो भी पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए और ये एक अच्छा संदेश देता है लोगों से कि बाहर निकलिए और अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज कीजिए। लेकिन इन्हीं तस्वीरों के बीच जल्दी से बेंगलुरु उत्तर का समीकरण आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि यहां से डीवी सदानंद गौड़ा, उनका टिकट काटा और शोभा करंदलाजे जो कहीं और से जीत रही थी, सीट उनको दे दी गई, टिकट उनको दे दिया गया और कांग्रेस ने एमबी राजीव गौड़ा को मैदान में उतारा। इससे पहले हमने तेजस्वी सूर्या की बात की, लेकिन अब बेंगलुरु उत्तर सीट की मैं आपसे बात और वहां के समीकरण समझना चाहूंगी। यहाँ पर लगातार वोटरों का यहाँ पे लगातार आने को सुन, लेकिन सारी सी बात है, सही कहा आपने कि देखिए बेंगलोर में टोटल 4 सीटें हैं। उन 4 सीटों में जो उत्तर बेंगलोर है वह भी जाहिर सी बात है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण सीटें है और यही कारण है कि शोभा जो है, जो करंदले, वह जाहिर सी बात है कि एक सेंट्रल मिनिस्टर भी रह चुकी है और है, तो कहीं न कहीं उनकी सीटों को लेकर भी यह साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भी उनकी जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ, जिस तरीके से तमाम चीजों पर उन्होंने अपना काम किया हुआ है, उन्हें इस बात को उम्मीद है कि फिर से इस बार वो चुनाव मैदान में जीत हासिल करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन देखिए, बेंगलोर की अगर बात करें, बेंगलोर में जिस तरीके से तमाम जो यहाँ पर वोटर्स की अगर मूड की बात करें, तो कहीं के आज कहना सही नहीं होगा, लेकिन किस पार्टी का नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन कहीं के साफ समझ में आता कि एक विचारधारा के तरीके से कहीं के लोग काम करते हैं। और हालांकि भले ही यहाँ पर सरकार कांग्रेस की हो, कर्नाटक में खासतौर से, लेकिन आपको पता है कि जिस तरीके से यहाँ पर उनकी स्थिति எதிர்காலத்தை முடிவு பண்றவங்க, the rules in the parliament in Delhi will be your voice. உங்களுடைய குரல் அங்கே எழுப்பணும்னா ப்ளீஸ் ஓட் ரொம்ப முக்கியம். நீங்க ஓட்டு போடலன்னா கேள்வி கேட்குற தகுதியும் அந்த உரிமையும் உங்களுக்கு இல்லாமல் போயிடும். எஸ்பெஷலி யங் ஓட்டர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸ், அற்புதமான அனுபவம். தட் இஸ் த பவர் அண்ட் அதோடைய சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு கிடைக்கும். ப்ளீஸ் சூஸ் யுவர் லீடர், ப்ளீஸ் சூஸ் யுவர் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் so that you don't complain tomorrow. 7 மணிக்குன்னா 7 மணிக்கு வரணும். அதாவது அது இன்னைக்கு இத்தனை பேர் வந்திருக்காங்கன்னா ஏதோ ஒரு மாற்றம் இருக்கு. அதாவது அவங்க துடிச்சிட்டு வர்றாங்க. அதாவது அவங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? सो மக்களோட இந்த வருஷம் ஒரு நாள் मिनट पहले प्रकाश राज अभी आप सुन रहे थे और अब से ठीक 3 मिनट पहले प्रकाश राज की तरफ से एक्स पर अपना एक वीडियो जारी करते हुए नीली स्याही वाली उंगली दिखाते हुए लिखा गया है कि आई हैव वोटेड, प्लीज गो एंड वोट। मैं वोट कर चुका हूं, आप लोग जाइए और वोट कीजिए। आइए इसी बीच में चलते हैं सीधा महिमा के पास, मेरे सहयोगी जो कि इस वक्त मौजूद हैं मेरठ से। महिमा, आप राम के पास पहुंची है या राम मेरठ में पहुंचे हैं? जाहिर है कि बड़ा दिलचस्प मुकाबला वहां पर और एक सेंटिमेंट बिल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सेंटिमेंट जनता के बीच में कितना घर कर पाए हैं?
बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है कि जनता के बीच कितना घर करता है, देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इस बार त्रिकोणीय यहाँ पर मुकाबला, एक तरफ अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, वहीं पर हमने देखा देवव्रत त्यागी बीएसपी के प्रत्याशी, और सपा और कांग्रेस ने गठबंधन के तौर पर यहाँ पर फिलहाल सुनीता वर्मा को चुनावी रण में उतारा है। हम इस वक्त गुरुकृष्ण पब्लिक स्कूल में मौजूद है और सबसे बड़ी बात कि राज्यसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल यहाँ पर अब से कुछ ही देर में आएंगे अपने मत का प्रयोग करने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं लंबी लाइन फिलहाल यहाँ पर लगी गई, सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। फिलहाल ये कहते हुए नजर आ रहा है कि आप अंदर एंटर नहीं कर सकते, तो जाहिर तौर पर पुलिस वालों की भी बात माननी पड़ेगी। आप यहीं पर देख सकते हैं कि लोग फिलहाल लंबी लाइनों में मौजूद है। हम बाहर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं उनसे रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि वो भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए हैं। प्रदीप से मैं कहूंगी एक बार जरा बाहर की ओर आए, क्योंकि बाहर जो लोग मौजूद है, एक बार फटाफट से पूर्णिमा मैं उनसे जान लेती हूँ कि आखिर ये लोग क्या कह रहे हैं। हेलो सर, आपने अपना वोट कर दिया क्या? वोट कर दिया। क्या लग रहा है इस बार? मोदी मोदी दिख रहे हैं इस बार। अच्छा, ये बताइए कि लोगों के मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस वक्त लोग वोट कर रहे हैं? विकास के मुद्दे पे, डेवलपमेंट, पूरा विकास, उसके मुद्दे पे मेन वोट हो रहा है। भ्रष्टाचार के उसके ऊपर वोट हो रहा है। तो वो इस पर काम हुआ है यहाँ पर इस क्षेत्र के? भाजपा के पक्ष में मतदान विकास काफी हुआ है, क्योंकि राजस्थान एक वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है, और इस धरती ने कभी मुगल आक्रांताओं को स्वीकार नहीं किया, उनको खदेड़ा। और इस धरती पर कांग्रेस के शासन में कहीं न कहीं तुष्टीकरण चरम पर रहा। तो ये धरती, चित्तौड़ का किला तो ऐसा है जो भगवा पताका के लिए, सनातन के लिए पूरे देश दुनिया में जाना चाहता है। तो यहाँ कालिका माता, अम्बे माता से आशीर्वाद लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार, जो देश की जन जन के ऊपर यही विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में फिर से आसीन हो और राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ 25 के 25 कमल खिले। जोशी जी, आपका एक बयान जो आपने पिछले दिनों दिया था, तो सीपी जोशी को इस वक्त आप सुनते हुए नजर आ रहे थे। अदिति, सीपी जोशी को लेकर तो बात करने के लिए बहुत कुछ इसीलिए है क्योंकि अंत तक ये समझ ही नहीं आ रहा था कि सीपी जोशी चुनावी मैदान में नजर आएंगे या नहीं, और आएंगे तो कहां से आएंगे। बहरहाल अब सबसे बड़ी बात सीपी जोशी को लेकर यह है कि अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, और दूसरी बड़ी बात यह है कि एक बार फिर उन्होंने तुष्टीकरण का जिक्र किया, वो मुद्दा जो इस वक्त नेशनल पॉलिटिक्स पर सबसे ज्यादा हावी है। जरा इस सीट का, यहां के जनता के मूड का जरा डिटेल में जिक्र कर दीजिए कि क्या है जनता के मन में यहां पर। देखिए, सीपी जोशी हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, ब्राह्मण समाज से आते हैं, और यह हमें बोलना इसलिए जरूरी पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने अभी अभी सनातन का जिक्र किया और सुबह से मैं उनको सुन रही हूं, वो अलग अलग मंदिर जा रहे हैं, सनातन का जिक्र कर रहे हैं। तो वोट से पहले तमाम तरीके की बातें, लेकिन अब आप समझिए, चित्तौड़गढ़ कोई ऐसी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भाजपा के लिए सीट है नहीं। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर और राजसमंद, ये आसपास के जो इलाके हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाते हैं। और ये सारी चर्चा शुरू होने से पहले एक लाइन में बात यह है कि पहला फेज बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी के फेवर का नहीं लग रहा था, वोटिंग परसेंटेज भी और सीटों के लिहाज से, क्योंकि वहां पर जाति पर वोट हो रहा था। अब सेकेंड फेज, अगर वोटिंग परसेंटेज का इंपैक्ट देखें तो वो मानसिक इंपैक्ट अलग है, लेकिन सेकेंड फेज में 13 सीटों में 3 सीटें ही हैं जो भाजपा के लिए थोड़ी डिफिकल्ट है, बाकी 10 सीटें भाजपा के लिए आराम से निकालने लायक है, इसलिए थोड़ा इजी है यहाँ पर। अब चित्तौड़ का आपने जिक्र किया, चित्तौड़ में जनता से इशू नहीं है भाजपा को, चित्तौड़ में इशू है 2 चीजों से। एक, चंद्रभान आख्या, जो भाजपा से नाराज चल रहे थे, मना लिया गया, मैसेज दे दिया गया, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अंडर द कार्पेट क्या है ये नतीजे बताएंगे। चंद्रभान आख्या विधानसभा में नाराज थे उनकी टिकट कटने से, उसके बाद बहुत कुछ हुआ, दिल्ली पिक्चर में आई, अभी भी उनको समझाया गया है। तो चंद्रभान आख्या कितना डैमेज करते हैं ये देखना होगा। दूसरा, यहां पर इशू है प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो थोड़ा बहुत एरोगेंस का जिक्र होता है सीपी जोशी को लेकर, तो जनता उसको लेकर क्या रिएक्ट करती है। इसीलिए सीपी जोशी जो बेहद संजीदे, साइलेंट, कहते हैं कि वो साइलेंट वर्कर हैं, चुप रहते हैं,
ये उनका पहले की इमेज थी, अभी भी लगभग ऐसी है, लेकिन कुछ जो आप एंटी इनकम्बेंसी जो साथ में जोड़ लेते हैं, तो ये पूरा मामला वहां पर है। लेकिन वहां पर भगवा, सनातन की बात, ये सब हिंदुत्व, ये बहुत इम्पैक्ट करेगा, शूट अप करेगा। लेकिन यहाँ पर एक जिक्र देखिए, मैं राजस्थान की कई सीटों पे गई, राजस्थान से ही वो बयान निकल कर आया मंगलसूत्र का, आपने देखा, ये बात मैं आपसे भी समझना चाहती हूँ, आप लगातार कवर कर रही हैं। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो 400 पार की बात करती थी कि अब की बार 400 पार, लेकिन फर्स्ट फेज के बाद 400 पार का जिक्र आना बंद हो गया और ये नैरेटिव शुरू हो गया कि एक बार फिर मोदी सरकार। तो ये शिफ्ट है जो राजस्थान से निकलकर आया है। जी ठीक है अदिति, और क्योंकि पिछले कुछ वक्त में सीपी जोशी के कई स्टेटमेंट्स भी रहे, वो भी लगातार चर्चा का विषय बने रहे हैं। लेकिन देखिए, तस्वीरें आज बहुत कुछ बोलती हैं, तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं, और ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है भारत 24 पर, क्योंकि भारत 24 की 88 सीटों पर यह खास कवरेज लगातार जारी है, क्योंकि सेकंड फेज की हो रही है वोटिंग।